बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर डिजिटल के साथ ग़ुलाम रज़ा काज़मी आपसे मुखातब हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार ग़ुलामुल्लाह अवान। ग़ुलामुल्लाह साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये बताएँ, हालिया बजट में आज़ाद कश्मीर का जो 2025-26 का पेश हुआ है, इसमें राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब और शाह ग़ुलाम क़ादर साहब, इन्होंने बजट अजलास से वॉकआउट किया, बाहर आके मीडिया टॉक की। इस दौरान इनके साथ इनके वज़रा क्यों नहीं थे? वो अजलास के अंदर बैठे रहे। अच्छा रज़ा साहब, हमारी रियासत की एक बड़ी बदकिस्मती है कि यहाँ पे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनकी जो आज़ाद कश्मीर की क़यादत है, उसको अपनी पार्टी के अंदर वो अहमियत और वो हैसियत कभी भी हासिल नहीं हुई जो यहाँ पे जो मुकामी पॉलिटिकल पार्टी थी उनको हासिल थी। आप देखें, इससे बड़ा सियासी अलमिया क्या हो सकता है कि बजट इजलास के अंदर एक ही दिन में बजट जो है ना वो पेश किया गया, उसी दिन मंजूर कर लिया गया। क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को कोई पता नहीं है। जिन्होंने मतलब पास किया उनको भी नहीं पता, जिन्होंने पेश किया उनको भी नहीं पता। नहीं, आइन के अंदर प्रोविजन तो मौजूद है ना, सेम डे में, मतलब उसमें तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बात जो पॉलिटिकली हमें देखने को मिली, वो ये था कि मुस्लिम लीग नून के जो प्रेसिडेंट है शाह ग़ुलाम क़ादर साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सबसे सीनियर रहनुमा हैं और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ये राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब, तो वो जो बजट इजलास था उसमें वॉकआउट करते हुए अपनी नशिस्तों से उठ के आ गए। लेकिन इससे बड़ी मुस्लिम लीग नून के लिए बुरी बात क्या हो सकती है कि वहाँ असम्बली के अंदर मौजूद मुस्लिम लीग नून के जो दीगर वज़राए हुकूमत थे या दीगर लोग थे, तो उनमें से कोई एक आदमी भी फ़ारूक हैदर साहब के साथ या शाह ग़ुलाम क़ादर साहब के साथ नहीं आया। इससे ये पता चलता है कि इस वक़्त मुस्लिम लीग नून जो आज़ाद कश्मीर में है उसमें डिवीज़न है, उसमें तकसीम है, यहाँ पे ग्रुपिंग है और लोग इनकी जो क़यादत है ना तो उसको मान रहे हैं ना उसको तस्लीम कर रहे हैं। और अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता है, क्योंकि अवाम में तो ये अपनी मकबूलियत और अहमियत इस तरह खो रहे हैं, तो अगर यही सिलसिला चलता है तो मुझे नहीं लगता कि आज़ाद कश्मीर के अंदर मुस्लिम लीग नून को ये आपको सरप्राइज दे सकती है या मुस्लिम लीग नून उस पोजीशन में जा सकती है कि जहाँ पे जाके सियासत को जो है ना इक़्तिदार में लेके आ सके। क्योंकि ये जो रवैये हैं ये गैर जमहूरी रवैये हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर आपका जो पार्टी प्रेसिडेंट होता है वही सब कुछ होता है और उसके फैसलों को या उसकी चीज़ों को आपको अहमियत देनी होती है। लेकिन जिस तरह मुस्लिम लीग नून के वज़रा ने जो रवैया अपनाया, वो ये लगता है कि वो ना तो शाह ग़ुलाम क़ादर को सुनने मानने के लिए तैयार है और ना ही वो राजा फ़ारूक हैदर ख़ान के साथ खड़े हैं। अब वो कहाँ खड़े हैं तो ये तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत को पता होगा, लेकिन जो पब्लिक में मैसेज गया वो मैसेज दुरुस्त नहीं है और वो मैसेज गलत है, क्योंकि आपका पार्टी प्रेसिडेंट अकेला है। नून लीग के वज़रा इस वक्त हुकूमती मफाद में काम कर रहे हैं, पार्टी के मफाद में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? रज़ा साहब, वो मुस्लिम लीग नून के हों या पीपल्स पार्टी के हों, नहीं, मैं सिर्फ नून लीग की बात की है, या किसी भी जमात के हों, वो इस वक्त अपने ज़ाती मफाद में काम कर रहे हैं। वो ये देखते हैं कि उन्होंने क्या हासिल करना है या उनके लिए टारगेट क्या है, क्योंकि आखिरी बजट था वो पेश हो चुका है। अब वज़रा की जो ख्वाहिश है या कोशिश है वो ये है कि किसी तरह अनवार सरकार को एक दफ़ा फिर धोखा देते हुए, अनवार सरकार को जो है वो अंधेरे में रखते हुए, तो वो ये जो बजट है तो उसको किसी न किसी तरह अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर लें। और जब सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर लेंगे तो उसके बाद देखा जाएगा कि किसने कहाँ होना है, कहाँ नहीं होना है, कहाँ जाना है। इस पे ये है कि तारिक फ़ारूक साहब जो मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, फार्मर सीनियर मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस पूरे इशू पे और अपनी पार्टी लीडरशिप से मुतालबा किया कि इन वज़रा को बरतरफ किया जाए पार्टी ओहदों से। रज़ा साहब, यही तो हमारी रियासत की बदकिस्मती क्या वजह है कि पार्टी का सेक्रेटरी जनरल जो है वो इस वक्त चीख रहा है, पार्टी प्रेसिडेंट मान कोई नहीं रहे। इनके असल फैसले कौन करता है, कहाँ से फैसले होते हैं? रज़ा साहब, ना सदर के पास अख्तियार है ना सेक्रेटरी जनरल के पास अख्तियार है। मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, इख्तियार है किसके पास? मैं वही कहता हूँ, आप कहते हैं कि आपका सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून का चीख रहा है जी कि इनको फारिग किया जाए। आपका प्रेसिडेंट असम्बली से उठ के आता है मुस्लिम लीग नून का, उसके साथ कोई आने को तैयार नहीं होता, तो ये हो ना हो इनका क्या फर्क पड़ता है। अलबत्ता कुछ मुस्लिम लीग नून के वज़रा जो इस वक्त मौजूद हैं उनसे मेरी गपशप हुई थी, तो उनका कहना है कि हम असम्बलियों से उसी वक्त निकल सकते हैं कि जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हमें कहेंगे या मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कहेंगे, हम उनके अहकामात मानने के पाबंद हैं, ना कि फ़ारूक हैदर या शाह ग़ुलाम क़ादर के या तारिक फ़ारूक साहब तो इस हुकूमती के ख़िलाफ़ हैं। वो तो पहले दिन से ये अनवार सरकार के ख़िलाफ़ उन्होंने अलम बगावत बुलंद किया हुआ है और उन्होंने हमेशा ये कहा है कि मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उसको इनके साथ नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इनके साथ बैठने की वजह से मुस्लिम लीग नून के पास अगले इलेक्शन में जाने के लिए कोई बयानिया नहीं होगा और हम कल अवाम में
जब जाएंगे तो हमें ये जो अनवार सरकार की नालियां हैं वो हमारे गले में पड़ेंगी और ये हमें भी साथ, ये तो खुद डूबा हुआ है, ये साथ में मुस्लिम लीग नून को भी लेकर डूब जाएगा। अच्छा ये बताएं जी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त शदीद गर्मी है, जून का महीना है और साथ साथ सियासी टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत सारे लोग अभी शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? रजा साहब, इसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि आज़ाद कश्मीर में जो सियासी बोली है वो लग चुकी हुई है और हर जो असम्बली में बैठा हुआ शख्स है वो नहीं चाहता कि उसकी असम्बली की जो नशिस्त है तो वो ज़ाया हो जाए या हाथ से निकल जाए और वो दोबारा ये जो मराहत हैं, ये जो अयाशियाँ हैं, ये उनके हाथ से निकल जाएं। उसके लिए, क्योंकि पहले जब तनवीर इलियास साहब और बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के बारे में आदमी ये राय नहीं दी जा सकती थी कि ये किस तरफ जा रहे हैं, तो लोगों का जो झुकाव है, जो वज़रा कराम है या वो लोग जो किसी तरह 1000, 1500, 2000, 3000 वोट से असम्बलियों में नहीं पहुंच सके थे, तो उनका झुकाव जो था तो वो मुस्लिम लीग नून की तरफ था। लेकिन अब क्योंकि कुछ ऐसी इतलात हैं कि सरदार तनवीर इलियास साहब, बैरिस्टर सुल्तान साहब वाला ग्रुप और प्राइम मिनिस्टर का जो ग्रुप है, जिसका मैंने एक और प्रोग्राम में भी जिक्र किया है कि बज़ाहिर तो कहते हैं कि 8-9 लोगों के साथ वो पीपल्स पार्टी में जाना चाह रहे हैं, लेकिन उनके साथ है नहीं, लेकिन फिर भी आप उनको माइनस नहीं कर सकते, कंसीडर करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में अब जो पॉलिटिकल वर्कर है तो वो दो दिली का शिकार है, उनको समझ नहीं आ रही। लेकिन ऐसी सूरत हाल में भी 3-4 लोग जो इस वक्त मुजफ्फराबाद डिवीजन में एक बड़ा नाम रखते हैं, तो उनके हवाले से एक राय चल रही है कि जो वजीर हुकूमत है, वजीर तालीम जनाब दीवान अली खान चुगताई साहब और वजीर ज़राअत मीर अकबर साहब, उसके अलावा हल्का ये कुटला जो है उससे चौधरी शहजाद साहब जो झंडी लेके सरदार तबारक साहब है, सरदार तबारक साहब, मैं उनकी तरफ ही जा रहा हूँ। तो ये वो लोग हैं कि इनके बारे में मेरे पास जो इतलात है वो ये हैं कि इनके मुस्लिम लीग नून के साथ कुछ तल्कात और मामलात फाइनल हो रहे हैं। लेकिन इस लिस्ट के अंदर चौधरी शहजाद साहब का नाम भी शामिल है, चौधरी शहजाद साहब का नाम भी शामिल है। लेकिन रजा साहब, आप देखें ना कि हमारी सियासत इस वक्त कहाँ पे खड़ी है। वो तो 4 साल पहले पीटीआई में शामिल थे। चौधरी शहजाद साहब जो है ये मुस्लिम लीग नून में थे, इनको मुस्लिम लीग नून ने टिकट जारी किया हुआ था, इनकी इलेक्शन कैंपेन जारी थी, ये सरकारी गाड़ी में वजारत की झंडी लगा के ये यहाँ से इस्लामाबाद गए और वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट लेके आए। और आज फिर मैं समझता हूँ ये किस मुंह से इनके अंदर वो मतलब वो शर्म वाली बात कहाँ जाती है कि आप एक चीज को छोड़ के जाते हैं और फिर उसकी तरफ लपकते हैं, और उसके लिए आपके पास कोई नजरिया नहीं होता है, बल्कि आपका नजरिया ये होता है, आप ये देखते हैं कि कौन कहाँ से निकल सकता है और आपके हल्के के लोगों की डिमांड क्या है। अब हल्के के लोगों की जहाँ डिमांड होती है तो ये उस तरफ मूव कर जाते हैं। और दीवान चुगताई साहब के जो वजीर तालीम भी हैं, उनके हवाले से मेरे पास ये खबर है कि दीवान चुगताई साहब के मामलात मुस्लिम लीग नून की जो आला क़यादत है उनके साथ फाइनल हो चुके होंगे। लेकिन कोई फारूक हैदर साहब ने जोर लगाया हुआ है किसी तरह कि दीवान चुगताई साहब मुस्लिम लीग नून में शामिल ना हो, बल्कि जो हल्का नंबर 7 है जहाँ से दीवान चुगताई साहब इलेक्शन लड़ते हैं तो वहाँ से फारूक हैदर साहब ही इलेक्शन कंटेस्ट करें, क्योंकि हल्का नंबर 6 में इस दफ़ा फारूक हैदर साहब की वो पोजीशन नहीं है जो पहले हुआ करती थी, क्योंकि राजा मुश्ताक साहब अमीर जमात इस्लामी है, आज़ाद कश्मीर की एक बहुत बड़ी शख्सियत भी है। और सबसे अहम बात यह है कि जमात इस्लामी एक पॉलिटिकल पार्टी है और हमेशा मतलब एटलीस्ट ये कोशिश होती है कि जमात इस्लामी की नुमाइंदगी असम्बली के अंदर ज़रूर मौजूद हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है तो राजा फारूक हैदर साहब के लिए राजा मुश्ताक साहब एक बहुत बड़ा मसला है। उसकी निस्बत हल्का नंबर 7 शायद फारूक हैदर साहब को लगता है कि उनके लिए आसान है, जिस वजह से वो दीवान साहब का रास्ता रोक रहे हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि फारूक हैदर साहब जो है वो दीवान चुगताई साहब का रास्ता रोक पाएंगे। तो अलबत्ता एक और मेरे पास खबर है, और वो खबर ये है कि क्योंकि गुज़श्ता इलेक्शन में दीवान अली खान चुगताई साहब और चौधरी मोहम्मद रशीद साहब का एक इताअत था, वो अगर पार्टी में ना भी होते तो उनका जो इताअत था, और उस इताअत की बुनियाद पे चौधरी रशीद साहब हल्का नंबर 4 से जीते और हल्का नंबर 7 से दीवान चुगताई साहब। तो इस दफ़ा मुझे इन दोनों का कोई इताअत जो है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चौधरी रशीद साहब के बारे में मेरे पास ये खबर है कि वो पीपल्स पार्टी का
शायद हिस्सा बन जाए, बैरिस्टर साहब के साथ वो जा रहे हैं। हल्का 4 से उम्मीदवार भी होंगे। नहीं, हल्का 4 से नहीं होंगे। हल्का 4 से मेरे पास इन्फॉर्मेशन तो हल्का 4 चलो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, आपकी इन्फॉर्मेशन भी होगी। तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन ये है कि चौधरी मोहम्मद रशीद साहब हल्का नंबर 7 से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अब दो जिस्म एक जान थे, अब एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना यकीनन उनके लिए मुश्किल मौका होगा दोनों के लिए, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के अपने अपने लोगों को एक दूसरे को वोट दिलवाए थे। तो अब अगर इन दोनों का मुकाबला होता है तो ये गुमसान का रन पड़ेगा, और ये मेरे ख्याल में मुजफ्फराबाद डिवीजन के सबसे क्रूशल जो इलेक्शन होगा तो वो चौधरी रशीद साहब और दीवान चुगताई साहब के दरमियान होगा। ये समझ लें कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग। इस पे अगर मुझे आप इजाज़त दें, चूँकि तज्जिया आपका है, इस पे मैं एक कमेंट कर दूँ। आपने कहा था फारूक हैदर के लिए जो हल्का नंबर 6 है वो बहुत टफ है। जो करंट सिनेरियो है, फारूक हैदर साहब ने पिछले 1 साल से खामोशी से अपनी कैंपेन शुरू की हुई है, और फारूक हैदर साहब के पास बड़ी एक जानदार टीम उस हल्के के अंदर, इन्होंने खासा जोड़ तोड़ शुरू किया हुआ है। हाँ, इस वक्त जो पोजीशन है, मेरी सोच है, आप ठीक कहते हैं, आप अपनी नजर से देखते हैं, मैं अपनी नजर से देखता हूँ। फारूक हैदर साहब के पास ये है कि फारूक हैदर साहब को आप आजाद कश्मीर की सियासत से माइनस नहीं किया जा सकता। जो जेनुइन बात है वो क्या बात है, वो ये है कि एक मुहिम्मत शख्स है, तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए उनकी बड़ी जदोजहद है। 13वीं तरमीम की सूरत में रियासत के अंदर बहुत सारा बेनिफिट दिया फारूक हैदर साहब ने दिया, उनका बड़ा किरदार है। और मैं जाती तौर पे भी ये समझता हूँ कि फारूक हैदर साहब को किसी न किसी जगह से कहीं से राजा फारूक हैदर खान साहब को आज़ाद कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हर सूरत में होना चाहिए। बड़ा नाम है, ग्रेसफुल पर्सनैलिटी है और मामला को समझते हैं। इसी तरह जो हल्का 7 की आपने बात की है, वहाँ पे दीवान चुगताई साहब मेरे ख्याल में वहाँ से तकरीबन कोई 14,000 की या 12,000 की लीड से इलेक्शन उन्होंने जीता था। करंट सिनेरियो में उस हल्के के अंदर पहली दफ़ा ऐसा देखने को मिल रहा है, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, कुछ 1-2 सर्वे भी सामने आए हैं कि दीवान चुगताई साहब ने उस हल्के में जितने काम किए शायद गुज़श्ता 30 सालों में आपकी इस बात से मैं इख्तलाफ इसलिए करूंगा, आपकी जाती आप यकीनी तौर पे सोचते होंगे दीवान चुगताई साहब ने हल्के में काम किए, और मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि दीवान चुगताई, मैं इस तरफ आना नहीं चाह रहा था वो इस वजह से कि दीवान चुगताई साहब ने इस वक्त लोगों को बहुत मुतनफर किया हुआ है, और लोगों की ये पोजीशन है हल्के के अंदर कि लोग देख रहे हैं कि कोई मुतबादल ऑप्शन उनके पास आए। और जिस दिन चौधरी रशीद हल्का नंबर 7 में चला गया ना, तो उस दिन हल्के की पोजीशन भी कुछ और होगी, और मुझे लगता है 1 बजे इलेक्शन का फैसला भी हो जाएगा। मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा। इलेक्शन का फैसला तो रात 10 बजे आएगा। नहीं, मैं कहता हूं पता चल जाए। इस पे वक्त आने पे चीजें मजीद भी सामने आ जाएंगी। ठीक है, इस वक्त ये है कि एक जानदार पोजीशन है वहाँ हल्का नंबर 7 में उनकी। आपकी राय में उसका एहतराम करता हूं। मैं आपकी राय से इत्तेफाक करता हूं। गुलामुल्लाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने नाज़रीन, अपने मेज़बान गुलाम रज़ा काज़मी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नगहबान।